अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में मौसम दिन ब दिन खुशगवार होता चला जा रहा है और इस खुशगवार मौसम को देखते हुए रात को जो ठंडी हवाएं चलती हैं ना, उससे दिल ललचाता है और मंचिंग करने को दिल करता है। दिल चाहता है कि गर्मा गर्म कॉफी हो और उसके साथ कोई चिप्स हो, पकोड़े हों या कोई इस तरह की चीजें हों, क्योंकि सर्दी जब आ रही होती है ना तो मौसम बड़ा धीमा धीमा लाइट सा मीठा मीठा सा हो जाता है और रात को वो मौसम जो है वो महसूस होना शुरू हो गया। हवा में नमी का तनासुब भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। मिर्जा साहब, बताइएगा आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, दर्जा रात क्या होगा और आने वाले दिनों की सूरत हाल क्या होगी? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत में कमी हो रही है। रात का मौसम भी ना सिर्फ खुशगवार हो रहा है बल्कि मौसम में खुनकी आना शुरू हो गई है। सुबह सवेरे जब आंख खुले तो उस वक्त भी मौसम जो है वो खासा खुशगवार होता है, लेकिन जूही मियाँ सूरज मियाँ तलू होते हैं गर्मी की शिद्दत महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो गर्मी 2 से 3 हफ्ते पहले थी, अब उसमें खासी कमी वाकई हो चुकी है। यही वजह है कि दिन भर में भी दर्जा हरारत जो है वो 35-36 से तजावुज नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में अभी मजीद दर्जा हरारत जो है वो कम होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 17.8 है, जो मौजूदा मौसम का मौजूदा सीजन का कम से कम दर्जा हरारत है। दिन भर में भी उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत सिर्फ 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 55% है। बाद दोपहर इस नमी में मजीद कमी वाक़ई होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे कम गर्म और खुश्क रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, मौसम का अहवाल बता रहे थे फैसलाबाद का। जनाब, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे खबर की तस्दीक नहीं की जाती, बल्कि कोई भी खबर वहां पे चढ़ा दी जाती है और उसके बाद तमाम के तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं, तमाम के तमाम तो नहीं, मोस्टली जो होते हैं वो लकीर के फकीर बन जाते हैं और जो खबर वहां पे दिखती है उनको उसको सच समझ बैठते हैं। और इसी चीज का शिकार हमारे फैसलाबाद की टिकटॉक क्वीन जन्नत मिर्जा हुई हैं। जन्नत मिर्जा के हवाले से हमारे एक मारूफ एंकर हैं किसी न्यूज चैनल के, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने अपने पेज के ऊपर यह लगाया कि जन्नत मिर्जा पाकिस्तान छोड़ के जापान शिफ्ट हो रही हैं। जिसके बाद एक नहीं दो नहीं, सोशल मीडिया पे कई वेल नॉन पेजेस ने इस पोस्ट को लगाया कि जन्नत मिर्जा पाकिस्तान छोड़िए। हालांकि इनमें से किसी की भी जन्नत मिर्जा के साथ गुफ्तगू नहीं हुई इस हवाले से, लेकिन उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, इसलिए फॉलोशिप बढ़ाने के लिए और हॉट टॉपिक बनाने के लिए उन्होंने जन्नत मिर्जा के स्कैंडल को छेड़ दिया और यह कह दिया कि टिकटॉक बंद होने की वजह से जन्नत मिर्जा जो है वो जापान में शिफ्ट हो रही हैं और पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैर बात कर रही हैं। जिसके ऊपर हमारी कल जन्नत मिर्जा से बात हुई। जन्नत मिर्जा का कहना था कि ना तो उन्होंने ऐसा कोई बयान किसी को दिया और ना ही ये खबर किसी दोस्त को दी या कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ रही है। उसकी वजह यह है, उनका कहना है कि फैसलाबाद के अंदर उनकी डिग्री पाकिस्तान के अंदर चल रही है, तालीम अभी जारी है और तालीम जब मुकम्मल होगी तब भी अपने मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान में रहते हुए करेंगी। जापान जाना है नहीं जाना, अभी उन्होंने इस चीज का कोई फैसला नहीं किया। जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें उनके बारे फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं और झूठी हैं और ना तो उनका अभी कोई प्लान है और ना ही अलिशबा, जो कि अलिशबा अंजुम इनकी बहन है, उनकी भी तकरीबन 73 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। और जन्नत मिर्जा की अगर बात की जाए, 1 करोड़ फॉलोअर्स जिस दिन कंप्लीट हुए थे टिकटॉक को उसी दिन बैन कर दिया गया था। अलबत्ता इन दोनों बहनों का यही कहना था कि अगर ये टिकटॉक बंद किया गया है उन लोगों के लिए जो कि ऐसा मवाद टिकटॉक पे डालते हैं जो कि गैर मुनासिब है, तो वक्ती तौर पे बंद करके उनको एक लाइट सा मैसेज जो है वो दे देना चाहिए और वो मैसेज इस वक्त मिल चुका है। लेकिन अब दोबारा जो है टिकटॉक को खोल देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग नाम हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना नाम बना के मूवीज के अंदर ड्रामास के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहिए। अलबत्ता देखना यह है कि टिकटॉक जो है वो जल्द अब बहाल होता है नहीं होता, लेकिन जन्नत मिर्जा ने यह कंफर्म कर दिया कि वो फैसलाबाद जल्द आ रही हैं और जैसे ही फैसलाबाद आएंगी हम इंशाल्लाह उनको शो में भी इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे यहाँ पे। तो नाज़रीन, कोरोना के हवाले से आपको बताता चलूं, सेकंड वेव आने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे।
और तमाम लोग जो हैं इस हवाले से परेशान हैं। कोरोना के केसेस जो है पिछले दिनों से कुछ बढ़ने शुरू हो गए हैं। आखिरकार क्या वजह है? हम इसे लाइट लेना शुरू हो गए, शायद इस वजह से केसेस बढ़े, या इसके अलावा हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, हम हाथ नहीं उस तरह से धोते, मास्क का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। जिस तरह से एक वेव ये आई थी इससे पहले जो अब आ रही है, तो फर्स्ट वेव के अंदर लोग जिस तरह से सहमे थे, डरे थे, लेकिन उस डर का एक फायदा था, लोग अपनी हिफाजत के लिए तमाम तक सेफ्टी मेजर्स जो है उनका ख्याल रखते थे। आज हमने सेफ्टी मेजर्स के हवाले से, बायो सेफ्टी के हवाले से, हजर्डस जो केमिकल्स होते हैं या फिर इसके अलावा जो पैथोजेंस होते हैं उनसे बचने के लिए, वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचने के लिए किस तरह से क्या एहतियाती तदाबीर जो है हमें इख्तियार करने के लिए करनी चाहिए, उसके लिए हमने आज दावत दे रखी है। हमारे साथ ज़िया अशरफ मौजूद होंगे जो कि बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। तो जनाब, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और जो बायो सेफ्टी एक्सपर्ट होता है उसे पता होता है कौन से हजर्डस पैथोजन है और इसके अलावा कौन सा वायरस ऐसा पैथोजन है जो कि आपके अंदर आएगा, पेनिट्रेट करने के बाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, मास्क कितने माइक्रोन का इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से केमिकल्स है जिनको अगर हाथों पे लगा ले तो सैनिटाइज हो जाते हैं और वायरस को किल कर सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। पहले ये बताइएगा कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है उससे किस तरह से बचा जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच हनान साहब, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट मोड में ऐड करना चाहूँगा कि जो शादीशुदा लोग हैं वो काफ़ी हद तक वैसे ही एक्सपर्ट हो चुके होते हैं बायो सेफ्टी में कि किस तरह से हमने अपने जो काउंटर पार्ट है उससे बचना है। तो इसी तरह से ही हमें वायरस के लिहाज से भी बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आपने अभी डिस्कस किया कि सेकेंड वेव भी आ रही है, तो बहुत सारे चांसेस हैं। बाकी कंट्रीज़ में तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। लकीली अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान में ये काफ़ी चीज़ें कंट्रोल थी। अभी जैसे जैसे मौसम लाइट होगा, वेदर लाइट होगा, फ्लू का सीज़न आ रहा है, तो चांसेस हैं कि अभी मज़ीद कोरोना आ सके। तो अब हमने यहाँ पे आगे एहतियात करनी है, अपनी सेफ्टी मेजर्स लेनी है और किस तरह से लेनी है वो आगे हम साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि मौसम जब तब्दील होता है, क्या इस वायरस को कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए? दैट्स वाई इस स्पेसिफिक मौसम के अंदर, वेदर के अंदर ये पॉलिफरेट करता है? जी जी, ये एक्चुअली लिंक्ड है फ्लू के साथ। ये वायरस लिंक्ड है फ्लू के साथ। तो फ्लू आमतौर पे लाइट वेदर में या सर्द मौसम में ज़्यादा प्रिवेल करता है। जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं जिनको इम्यूनिटी का इशू नहीं है, उनका खासतौर पे ये इसमें आता है सर्द मौसम में। गर्मियों में भी फ्लू होता है लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन कुछ तो पोलन ग्रेन एलर्जीज भी होती हैं जिनसे छींकें आती हैं और लोग उसे फ्लू समझ बैठते हैं, उसका क्या चक्कर होता है? नहीं नहीं, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए एलर्जन टेस्ट होते हैं कि कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी है, कुछ लोगों को खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे एलर्जी है, उसके टेस्ट अलहदा हैं। फ्लू की ये इसके साथ सिर्फ एक फ्लू तो अटैच नहीं है कोरोना वायरस के साथ। इसके साथ हमने देखना है कि उसको पेशेंट को फीवर तो नहीं हो रहा, स्नीज कर रहा हो, साथ में कोई उसको बॉडी एक हो, कोई उसको दर्द हो, या उसका टेम्परेचर जो है 103 के करीब पहुंचा हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें, फिर हिस्ट्री मैटर करती है क्योंकि उसने ट्रेवल किया है या किसी के साथ उसका सामना हुआ है जिसको कोरोना था ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके फिर हम एक डायग्नोसिस पे जाते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब घर के अंदर अगर किसी एक शख्स को खुदा न खास्ता हो जाता है जो बाहर जाता है, खासकर मर्द हजरात जो हैं वो काम काज पे जब जाते हैं तो बाहर से वायरस लेके घर आने का खतरा होता है, तो इससे क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? सपोज अगर किसी पर्सन को पेनिट्रेट कर भी जाता है वायरस, तो वो घर आके सबसे पहले नहाए, क्या करे जिससे दूसरों तक ना वो पहुंच पाए? बिल्कुल, इस पे सबसे पहले तो WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आप बाहर हैं या घर हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। साबुन और पानी के साथ आपने बार बार हाथ धोने। बार बार का ये मतलब नहीं कि आप अपना काम छोड़ के सिर्फ हाथ धोने लग जाएं। इससे तो आप शायद अपनी इनकम से या ज़िंदगी से भी हाथ धोने की चांसेस हैं। तो हाथ धोने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कांटेक्ट किया है, किसी दूसरे बंदे के साथ इन टच हुए हैं, या कोई कॉमन प्लेस, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डोर खोला हाथ के साथ, तो इससे ये चांस होता है कि किसी और बंदे ने भी खोला होगा, खुदा न खास्ता उसको हो ना। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपने कोशिश करनी है कि अपने नोज़ और माउथ पे हाथ नहीं लगाएं। जैसे ही आपको टाइम मिले आप पानी और साबुन के साथ अपने हाथ को धोएं। ये है जब आप बाहर जाते हैं। इसी तरह जब आप घर आएंगे, सबसे पहले अपने बच्चों से मिलने से पहले, अपने बाकी सारी फैमिली से इन टच होने से पहले बेहतर है आप अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आप इन टच हों। अगर वार्म वाटर से बात ले लिया जाए तो वो बेहतर नहीं है? डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन हमारा ये कांटेक्ट जो है वो हाथों से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने पोर्टल ऑफ एंट्रीज इसके यही है, हमारा माउथ है, नोज़ है, आंखें हैं, इनसे इसने इंटर होना है।
तो ये हमारे हाथों के जरिए ही ज़्यादा चांस है कि इंटर होगा, या कि कोई ऐसी चीज़ हम खा लें जिसके ऊपर स्नीज़ किया होगा किसी बंदे ने, तो उससे हो सकता है, या हमने मास्क नहीं पहना हुआ, सामने वाला खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड है तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, हैंड वाशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी सफाई का आप ख्याल रखें, हो सकता है कि शूज़ आप बाहर जो पहन के गए हैं वो घर के स्टार्ट में रखें, आगे से आप नए यूज़ करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। नहा लें, बाथ ले लें, कपड़े चेंज कर लें, ये वेरी मच बेटर। तो जितनी हम प्रिकॉशन ले सकें वो उतना ही हमें बचा सकती है लेकिन कोरोना वायरस। सपोज अगर किसी को कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, वो आपके पास छींक मारता है, तो आपके कपड़ों पे तो वो जर्म्स आएंगे, और बच्चे जब घर जाते हैं उनको गले मिलते हैं, या वो कपड़े किसी भी धोने वाले के भी पास जाएं, वो भी उसको हाथ लगाएगा तो उसको भी जर्म्स शिफ्ट हो सकते हैं। सर एब्सोल्युटली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आपकी सरफेस पे, कपड़े पे, हाथों पे, किसी भी जगह पे, इवन आपके फ़ोन पे, जहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो चांसेस हैं कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो यही बात है कि जब कोई हाई रिस्क इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, तो वो अपने जो पीपीईज़ हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो हॉस्पिटल में उतार के आए, वहाँ से जो रूटीन वाले कपड़े हैं वो पहन के आए, या फिर घर में एक खास एरिया डेडिकेटेड हो जहाँ पे वो आके अपने सारे कपड़े उतारे, फिर आगे नए पहन के फिर बाकी काम करे। ये डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल स्पेस पे कि हम काम किस तरह का कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा है जिसने सेल्फ काम करना है, बहुत ज़्यादा पब्लिक रिलेशन उसमें नहीं जाना, पब्लिक डीलिंग में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनके चांसेस, जिस तरह आप मीडिया पर्सन बाजार में जाके अगर वो जिस तरह से कर रहे होते हैं रिपोर्ट, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई भी खुदा ना खास्ता लेकिन हम तो पासिंग बाई। पूरी सेफ्टी मेजरमेंट्स को देखते हुए मास्क का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। सैनिटाइजर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, फिर वॉक थ्रू गेट्स होते हैं जिनके ज़रिए गुजर के पूरा सैनिटाइज बॉडी को करना होता है, फिर ही जाते हैं, क्योंकि हम आम लोगों को घर पे क्या सिचुएशन चल रही है दिखाने के लिए खुद बाहर निकलते हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स का ख्याल लाजमी तौर पर रखा जाता है, क्योंकि अगर हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो लोगों तक एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा। तो लोगों तक अच्छा पैगाम पहुंचाने के साथ साथ उनको हर खबर से आगाह रखने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर बात वही कि सेफ्टी मेजर्स के साथ। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव आ रही है, इसमें कितने चांसेस हैं लोगों के इन्फेक्ट होने के, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इन्फेक्ट होंगे, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इम्यून भी अब हो चुके हैं ना काफ़ी ज़्यादा लोग, तो इसलिए दम तोड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है ये जोर। क्या कहेंगे इस हवाले से? अब इसमें दो चीज़ें हैं। इम्यूनिटी की जो आपने बात की, हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, जिस तरह पोलियो जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से रेडिकेट होता होता तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, इसी तरह जो लोग इससे एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं, दूसरी बार इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि दोबारा वो इन्फेक्ट हों। 100% ख़त्म नहीं होते, लेकिन आप ये कह सकते हैं 90 प्लस प्लस जो है वो चांस कम हो जाता है कि वो बंदा दोबारा इन्फेक्ट हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सारे इम्यून हो चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं वो इम्यून हो चुके हैं, उसका ये मतलब भी नहीं कि जो हमारे घर पे वालदैन हैं या बूढ़े दादा अम्मी, दादा अब्बू हैं, दादा अम्मी हैं, वो इम्यून हो चुके हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। बिल्कुल आप ठीक तो कह रहे हैं, इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ ज़िया शब मौजूद हैं जो कि बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। मजीद गुफ्तगू इनके साथ करते हैं। ज़िया, क्या कहेंगे, पाकिस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, उनको खोल दिया गया है और बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, इससे कोई नुकसान होगा आने वाले दिनों में? आपको क्या लगता है, कितने चांसेस हैं दोबारा से कोरोना वायरस के फैलने के? देखिए, जिस तरह आपने पहले भी डिस्कस किया कि हमें मीडिया के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, मजबूरियाँ लोगों को अवेयरनेस देनी है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इसी तरह स्कूलों में भी मतलब लाइफ एट लास्ट जो है आखिर तक रुक नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये काम करना ही था कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है स्कूल आना शुरू हो जाए। उनका ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो गया। बहरहाल गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं कि हाफ जो हैं बच्चे वो कुछ और दिनों में आएंगे, बाकी हाफ जो है वो इवन दिनों में आएंगे। इस तरह से तकसीम हो जाएंगे, हाफ हाफ बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गैदरिंग जो है ना वो बड़ा इंटरेक्शन और गैदरिंग और साथ बैठ के खाना, जितना क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने चांसेस बढ़ते हैं। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हाफ हाफ कर दिया। ये बेटर है स्ट्रेटजी। बाकी मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे हैं वो मास्क पहन के भी आ रहे हैं, जो एंट्री गेट है वहाँ पे जो सैनिटाइज़र है वो भी पड़े हैं, या हैंड वाशिंग है वो भी हो रही है। एटलीस्ट जो स्कूल्स में इस वक्त SOPs हैं, कंप्लाइंस उनकी अच्छी है, और फिर गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन चेक भी कर रही है कि कहाँ पे कंप्लाइंस नहीं है। कुछ स्कूल सील भी हुए हैं, आपके नॉलेज में होंगे, क्योंकि वहाँ पे कंप्लाइंस ज़्यादा नहीं थी। तो ओवरऑल जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्लाइंस अच्छी है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे,
बच्चे हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो हमारा ही फ़र्ज़ है, जो टीचर्स हैं वहाँ पे उनका फ़र्ज़ है कि उनको गाइड करें कि बेटा आपने इकट्ठे बैठ के नहीं खाना, आपने खाना शेयर नहीं करना आपस में, वाटर शेयर नहीं करना आपस में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जिनसे चांसेस हैं कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकता है वायरस या दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़, उनसे हमने बचना है। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो स्कूलों के अंदर इंतजामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की चांसेस होते हैं ना कि बच्चे आपस में एक दूसरे को बुक्स एक्सचेंज करते हैं, पेंसिल्स पकड़ा रहे होते हैं, पेन्स पकड़ा रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, तो वो खुदा न खास्ता अगर इस एक बच्चे को इन्फेक्टेड है वो, और जितना मर्जी उसको हैंड सैनिटाइज करें या मास्क पहनाएं, उससे कि एक हद तक रुक सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो वो ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? उसकी एक तो सर्विलेंस है कि पेरेंट्स को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई बच्चा आपका फील करता है कि वो बीमार है या उसको फीवर फील हो रहा है या स्नीज लेकिन कर कुछ रहा है, में तो सिम्टम्स ही नहीं ना जी आते। जी एसिम्टोमेटिक की ट्रांसमिशन भी उतनी कम है, लेकिन डेफिनेटली चांसेस हम जीरो नहीं कह सकते, चांसेस हैं। उसमें यही है कि या तो जितना कम हो एक्सचेंज करें चीज़ों का। दूसरे ऑप्शन ये है कि अगर आपने कर भी लिया है, कोई बाल पॉइंट है जिस तरह बच्चों की आदत होती है उसको मुंह में डाल लेते हैं, तो ये काम नहीं करें। और जैसे ही अगर आपने कर लिया एक्सचेंज, उसको यूज़ करने के बाद आप दोबारा से अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। इस तरह से हम निस्बतन बेहतर कंडीशन में रह सकते हैं। बच्चों को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की अच्छी अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर होते हैं। तो अगर आप मास्क का इस्तेमाल तौर से करते हैं और तमाम टाइम जो स्कूल के अंदर बैठे रहते हैं मास्क का इस्तेमाल करते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल कम होने के चांसेस भी होते हैं, क्या कहेंगे? बड़ी आपने गहरी बात की है कि ऑब्वियसली क्योंकि मास्क हमने पहना है वो कुछ चीज़ें रोकने के लिए है, तो रोकेंगे तो जाहिर है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी किसी हद तक हो सकती है। ये अगर सब स्टैंडर्ड मास्क है, अच्छा मास्क नहीं है, तो उससे एलर्जी भी हो सकती है। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ मास्क अच्छा हो। बाकी जितनी देर आपने क्लास लेनी है तब तो मैंडेटरी है कि आपने पहनना ही पहनना है, लेकिन जिस तरह अभी हम फासले पे बैठे हैं एटलीस्ट 2 मीटर, तो यहाँ पे हमें पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब बच्चा क्लास नहीं ले रहा, ओपन ग्राउंड में जाता है, एक फासले पे बैठते हैं, तब वहाँ पे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, या जब घर जाता है तो बिल्कुल मतलब ज़रूरत नहीं है पहनने की। तो दरमियान में इस तरह के पैचेस आ सकते हैं जब आपने मास्क नहीं पहनना, या जब आप उतार सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। ये नहीं कि 24 आवर पहनना है, और ये भी नहीं है कि आप क्राउड में हैं तो फिर नहीं पहनना। ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह है। अब हमने देखना है कि रिस्क और किस तरह से हम बेनिफिट दे सकते हैं, कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है, और अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारा रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। अगर हम मास्क पहनेंगे, रिस्क हमारा इन्फेक्शन का कम हो जाएगा, मे भी थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, चांसेस हैं, लेकिन बच्चों में खास तौर पे इतना इशू नहीं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका में भी ज़्यादा चांस हो, तो इसलिए बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस हम करें तो रिस्क से बचने के लिए हम थोड़ा सा बेनिफिट का लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से भी बताइएगा, हैंड सैनिटाइजर्स जो कौन से ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल जो है उसको इन्फेक्शंस को किल करते हैं, वायरस के लिए कौन से इफेक्टिव होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, और साबुन कितना इफेक्टिव है वायरस को ल्यूट आउट करने के लिए हैंड से, इस हवाले से भी बताएं। जी, इसमें बहुत सारी जो वाइड वैरायटी है बैक्टीरिया की और वायरसेस की, इसको तो मिलियंस में हम कह सकते हैं कि वैरायटी है बैक्टीरिया की भी और वायरसेस की भी। अब बैक्टीरिया की जो वाल है वो डिफरेंट है, वायरस की डिफरेंट है। वायरस में भी आगे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी हम कोरोना वायरस को ले लें, ये सबसे ईजी टू किल है अगर हमारा ये बॉडी से बाहर है, सरफेस के ऊपर सबसे इजी टू किल ये वायरस है। बाकी सारे वायरस, बाकी सारे बैक्टीरिया जो बाकी किस्में हैं वो इससे मुश्किल है किल करना एज कंपेयर टू कोरोना। जब तक शर्त ये है जब तक ये बॉडी से बाहर हो, बॉडी के अंदर हो जाए तो फिर तो सैनिटाइज हम पूरी बॉडी भी कर लें तो अंदर से किल नहीं होगा। इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर ना चिकनाई की एक तय है। वो चिकनाई की लेयर इस मकसद के लिए है कि जब वो इंटर होता है तो वो अटैच हो सके बाकी सेल्स के साथ लिपिड उसमें। बाइलेयर। जी जी, लिपिड बाइलेयर है, ताकि वो दूसरे सेल्स के साथ अटैच होकर अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर सके, दूसरे सेल्स से काम ले सके। तो ये अटैचमेंट में आसानी पैदा करती है, लेकिन ये किल करने में भी उतना ही ईजी है। तो जो सैनिटाइज़र है, क्योंकि उसमें भी हमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम देना पड़ता है कि कितनी देर, एटलीस्ट 20 सेकंड जो हैं वो हमारे हाथों पे मौजूद रहेगा, फिर ये वायरस किल होगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्ड टू किल हैं, तो हम साबुन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू सैनिटाइज़र, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है, पानी से कुछ चीज़ें वैसे भी वाश आउट डिजॉल्व हो हो जाएंगी। जाती हैं। साबुन
सैनिटाइज़र की निस्बत अगेन ज़्यादा बेहतर काम करेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर हमारे पास वाटर एंड सोप मौजूद नहीं तो हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और जहाँ पे साबुन और पानी मौजूद है, वाटर एंड सोप है, वहाँ पे हम उसको प्रेफर करें। वो उससे है कि हमारी वॉशिंग भी हो जाती है और साथ में बैक्टीरिया या वायरस किल भी हो जाते हैं। इससे ये सैनिटाइज़र से जो अगर हमारे हाथ के ऊपर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई वायरस लगा हुआ है या कोई पार्टिकल, हम सैनिटाइज़र लगाएंगे वो किल हो जाएगा, लेकिन मौजूद हाथ के ऊपर होगा। बैक्टीरिया डेड हो या लाइव हो, वो जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं देन आपको वो अपना जो डीएनए आरएनए है उसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इन्फेक्शन तो फिर भी आपका हो जाता है, इसलिए सैनिटाइज करने का इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है हाथों। नहीं नहीं, फायदा है, क्यों? किल कर दिया, जब किल कर दिया उसके पार्टिकल्स मौजूद होंगे, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो जाके अपनी मशीनरी वहां पे इस्तेमाल कर सके। मैं इसकी कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, जैसे ही इसकी लिपिड बाइलेयर ब्रेक हो जाती है उसके बाद ये इनएक्टिव कंसीडर होता है। मतलब ये कि ये एक्ट नहीं कर सकता, अगर अपनी बॉडी के ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऐसा सिपाही जिसकी आपने जो है वेस्ट है वो ले लिया है, उससे आपने उसकी बंदूक ले ली है, अब वो सिर्फ एक कॉमन पर्सन है तो वो दूसरे पर्सन को नुकसान नहीं दे सकता। आप इसको इस शक्ल में कंसीडर कर सकते हैं कि वायरस ज़रूर है, उसके पार्टिकल ज़रूर हैं, लेकिन वो इस कंडीशन में चले गए हैं कि वो अब आगे इन्फेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चे घरों के अंदर सहन पे खेल रहे होते हैं और काफ़ी जर्म्स होते हैं वहाँ पे और इन्फेक्शन के चांसेस उनको होते हैं, उसके लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? बच्चों को कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जिनसे बचाना चाहिए उनको? अगेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिलियन टाइप के हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। तो जब बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पे हमने उनको उन चीज़ों से बचाना है जो हमारे ओरल रूट से मुंह के ज़रिए से ट्रांसमिट होती हैं। उसमें कुछ फूड बॉर्न डिजीज़ भी हैं जो डायरिया वगैरह काज कर सकती हैं, और उसमें साल्मोनेला जो है, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें, इनसे हमें बचाना होता है। फ्लोर क्लीन हो, एक चीज़, जो बाहर हम शूज़ यूज़ किए हैं उस फ्लोर पे नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि शूज़ की जो नीचे वाली सतह है वो मोस्ट जो है डर्टीएस्ट होगी। ऐसा फ्लोर जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे ऐसे शूज़ नहीं रखे होने चाहिए। फ्लोर क्लीन किया हो, उसको आपने डिसइंफेक्ट किया हो, मॉप किया हो, उसके बाद बच्चे खेल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। शूज़ कोरोना वायरस से हटके भी अगर बात की जाए तो क्या बच्चों को इस तरह सरेआम सहन में खेलने देना चाहिए? उससे जर्म्स और मट्टी और पता नहीं क्या कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि हाथ जो लगाते हैं वो मुंह में भी डालते हैं, कितना नुकसानदेह है उनके लिए? बिल्कुल, ये तो हमें जगह देख के अंदाज़ा होगा कि अगर आपने मॉपिंग की हुई है, साफ फ्लोर है। बाकी कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को इंडोर गेम्स, जब तक ये पेंडेमिक है तब तक उनको इंडोर गेम्स पे रखें। तो दूसरा ये है कि कोई ऐसी जगह ना हो, कोई ऐसा फ्लोर ना हो जो बिल्कुल डर्टी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो नहीं, उनको बैठने भी नहीं देना चाहिए मेरे या कहने उसको का क्लीन मकसद करें। ये होता है कि जिस तरह से कोरोना की इम्यूनिटी आती है, उसी तरह बच्चे अगर खेल रहे हैं, कुछ पैथोजेंस जाते भी हैं तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी, उनकी बॉडी रजिस्ट करती है, इम्यूनिटी आ जाती है। तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये भी अब कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि उनको खेलने दें, आप रोके ना। तो इस हवाले से आप क्या कहें? जी जी, ये भी कुछ ऐसा, पहले एक रिसर्च भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को इवन मिट्टी में भी खेलने दें। तो उसका बैकग्राउंड यही होता है कि उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी भी आ जाए और बच्चे फ्रेश हों। लेकिन अब मिट्टी का ये मतलब भी नहीं कि कि वो मिट्टी मट्टी कोई खानी ऐसी शुरू कर दें। जगह मिट्टी कोई ऐसी जगह की हो कि जहाँ पे कोई केमिकल खुदा ना खास्ता स्पिल हुआ है, या किसी फैक्ट्री के बाहर से हो, इस तरह नहीं। मतलब कोई जगह साफ हो, जिस तरह हम घर का लॉन होता है, साफ जगह हो, उसको हमने प्रॉपर मेंटेन किया हो, फिर वहाँ पे इस तरह हम कर सकते हैं बच्चों के साथ कि उसको खेलने दें, क्योंकि ग्रूमिंग है उनकी। अच्छा, ये बताइएगा, टेस्टिंग फैसिलिटी जो होती है, बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स होती हैं जिसके अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी की जाती है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, किस तरह से टेस्ट होता है? जी जी, उसमें पार्ट्स हैं जो टेस्ट करता है एग्जैक्ट, उसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 चाहिए होता है, जहाँ पे इसकी आरएनए एक्सट्रैक्ट होना होता है वायरस का। जो टेस्ट करता है वहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 2 भी चल सकता है, जहाँ पे आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ पे हम डायरेक्ट सैंपल को डील कर रहे हैं, वहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3 चाहिए। वहाँ पे ये है कि एक्सट्रैक्शन होगी, उसमें मुख्तलिफ किट्स हैं जो एक्सट्रैक्शन करती हैं, वायरस निकालती हैं हमारे जो सैंपल है उसमें से, और उसके बाद फिर आगे उसको कंसंट्रेट करके हम पीसीआर के अंदर ले जाते हैं। पीसीआर में ये होता है कि उसमें हमने एक कॉपीज़ बनानी होती है, मिलियन कॉपीज़। एक वायरस फॉर एग्जांपल एक बंदे के अंदर थोड़ी सी कॉपीज़ हैं, लेस डबल फिगर्स में है, लेस देन 100 है या 100 है, 200 है, तो उनको हमने मिलियंस में लेके जाना होता है। तो 30 साइकिल पीसीआर में लेके जाते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं जो फिर हम डिटेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो जो सैम्पलिंग है उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, जो आरएनए एक्सट्रैक्शन है वहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है कि एयरबॉर्न हमारा जो बंदा डील कर रहा है
उसको एयरबॉर्न हमारे नाक या मुंह के जरिए वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। जो पीसीआर है वहां पे आपको BSL-3 बेशक ना हो, ये बड़ा एडेड बेनिफिट है कि पीसीआर मशीन आपने 3 में रखी हुई है, एडेड बेनिफिट है। लेकिन BSL-2 तक भी हम पीसीआर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन हमेशा BSL-3 में होगी। लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है इस वायरस को रोकना, और मुश्किल ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ नामुमकिन हो चुका है। जिस तरह से डॉक्टर्स डील करते हैं जितने भी पेशेंट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, वहाँ पे तो बायो सेफ्टी लेवल 3 या 4 या व्हाट्सएवर कोई सेफ्टी लेवल नहीं होता, तो डायरेक्ट डील उन्होंने करना होता है, तो ये बड़ी डिफिकल्टी होती है। लेकिन हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ताकि वो लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी सेहत भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी बताइएगा कि वायरस की जो खास तौर पे वैक्सीन है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड क्या है, कितनी देर तक बनेगी, और इसके बनने के बाद मास प्रोडक्शन भी इसकी चाहिए होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे सप्लाई करना होगा। किस स्टेज तक ये काम पहुंच चुका है? अभी ह्यूमन ट्रायल्स इसके हो रहे हैं। रशिया ने तो एक वैक्सीन जो है क्लेम किया है कि उन्होंने बना लिया है, बाकी पाकिस्तान के अंदर क्लेम तो कई मुल्कों ने किया है जी, जी। और कई लेबोरेटरीज ने किया है कि उन्होंने बना ली है, लेकिन ट्रायल्स लास्ट पे भी जाके फेल हो जाए तो वो तमाम की तमाम रिजेक्ट कर दी जाती है। इफेक्टिव मेडिसिन अभी तक कोई नहीं आई है। जी जी, अभी ट्रायल फेज में है, ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हो रहे हैं, और जो कुछ इंडस हॉस्पिटल के ब्रांचेज हैं उसमें भी ट्रायल्स हो रहे हैं। तो जब तक ये इस स्टेज तक नहीं चली जाती कि ये जो फ़ायदा हम ले रहे हैं कि कोरोना वायरस को जो है वो डीएक्टिवेट करे बॉडी के अंदर, साथ में अगेन रिस्क बेनिफिट एनालिसिस देखना है कि साथ में इसने नुकसान कितना पहुंचाया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे और कितने थे। ये सारी चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं। आई होप सो कि विद इन 3 to 6 मंथ्स जो है ना एक अच्छी वैक्सीन आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी बात आती है मैस प्रोडक्शन की, कि इतनी सारी आबादी है दुनिया के अंदर अरबों में, तो वहाँ पे ये एक थोड़ी सी गेम होगी या रेस होगी कि कौन पहले लेता है, कौन सेकंड लेता है, कौन थर्ड लेता है। जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं कि लेट पहुँचे। बाकी WHO है, WHO इज़ वर्किंग गुड, कि वो काम करती है कि जो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेट्स होप फॉर बेटर। चलें जी, उम्मीद तो अच्छे के लिए रखनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसने भी बनाई वो पैसा ज़रूर छापेगी, क्योंकि वो तमाम तर जो उसकी माशी मजबूती होगी उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, और काफ़ी फ़ायदा अपने मुल्क की मैशियत को पहुंचाएगी। जिस भी कंट्री ने इसे बनाया, कंट्रीब्यूशन मैशियत के अंदर बहुत स्ट्रांग होगी उसकी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे मैंडेटरी कर देंगे कि जिसने ट्रेवल करना है कंट्री से दूसरे कंट्री में वो वैक्सीन लगवा के जाए, जिसने कोई दूसरे लोगों के साथ इन टच होना है या स्कूल्स में जाना है या हॉस्पिटल्स में जाना है तो वो वैक्सीन लगवाए। तो ऑब्वियसली एक अरबों की तादाद में इसकी वैक्सीन जो है वो सेल होगी। अब उसकी तो कीमत क्या रखेंगे ये भी उन पर डिपेंड करेगा जो इसको निकालेंगे। जी जी, और हर एक का अपना फार्मूला होगा, अपने फार्मूले के हिसाब से अपने पैसे रखेंगे, और ये चीज़ भी ऐसी होगी इसे खरीदने से कोई इनकार भी नहीं करेगा। ऐसी है। वो हर कोई कहेगा कोई डबल, स्टार्टिंग पे तो ये होगा कि डबल पे भी, ब्लैक में भी मिल रहा है तो ले लें एक बार। जी, यहाँ पे WHO या दूसरे इदारे ना उनका रोल आएगा कि जिस तरह पोलियो है कॉस्टली वैक्सीन है लेकिन पाकिस्तान में फ्री अवेलेबल है। WHO ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या जिस तरह से भी हो सकता है कि इसमें भी हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आपसे हमने इतनी जो वैक्सीन वो लेनी है वो आगे खुद से डिस्ट्रीब्यूट करें अपने फंड से और लोगों तक फ्री अवेलेबल हो। लेकिन ये अभी स्टिपुलेशंस हैं, हम ये कह नहीं सकते कि फ्रीली अवेलेबल होगी या पे करना पड़ेगा या हम नहीं इस बारे कुछ कह जी, सकते, जी। ये तो डिपेंड करता है उस कंट्री पे, उस कंपनी पे जो इसे पब्लिश करेगी, जो इसे निकालेगी। लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स जारी हैं और इस रेस में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया लगी हुई है, और तमाम के तमाम साइंटिस्ट अभी जो हैं उनकी प्रायोरिटी रिसर्चर्स की यही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसे ईजाद किया जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी वैक्सीन या मेडिकेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं, पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, लेकिन बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब और उसके लिए रिसर्च फंड्स जो हैं उसकी कमी होने के बायस वो काम नहीं कर पा रहे। मशीनरीज चाहिए होती हैं इसके लिए, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। अगर उनके पास टीम हो तो मेरा ख्याल हमारे साइंटिस्ट जो है वो दुनिया के किसी साइंटिस्ट से कम नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास अभी इस्टेब्लिश हुई है BSL-3 लैब्स, हमारे फैसलाबाद में भी हुई है और बाकी सारी जगह काफ़ी लेकिन जगह पे वो भी तो हुई है। आपकी लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी जी के जी, लिए टेस्टिंग फैसिलिटी है, रिसर्चिंग रिसर्च फैसिलिटी जो एक है बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट होता है। जी जी, रिसर्च इसमें अलाउ भी नहीं की गई और ना ही हम कर सकते हैं अलाउ। रिसर्च के लिए एक खास इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर लैब्स चाहिए
जिस तरह से चाइना में भी ये थोड़ी सी स्टिपुलेशन रही है कि हो सकता है ये किसी लैब से ही निकल आया हो वायरस। तो लैब्स भी इस तरह की चाहिए जिसमें बायो सिक्योरिटी भी हो कि हम काम कर रहे हैं वहां से कोई लेके ना उड़ जाए जो लेकिन किसी लैब और को से भी लगा दे। निकलना हो तो उस दौर में ही निकलना था और इस कदर म्यूटेट होके निकलना था। अगर लैब से म्यूटेट होके निकला है, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं, फिर इसे बायो वेपन करार दिया जाएगा। जी जी क्योंकि ये म्यूटेट खुद ब खुद नहीं, फिर इसे म्यूटेट किया गया होगा और लैब में खास तौर पे स्पेसिफिकली इसके जीनोम को एडिट करके या किसी तरह से लिथल कॉम्बिनेशन बना के उसे बाहर निकाला गया होगा, जो इस तरह से मैमल्स में पेनिट्रेट कर रहा है कि उनको नुकसान तो पहुंचा रहा है, जानलेवा भी साबित हो रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसकी हम प्रॉपर्टीज को चेंज करें, उसको इस तरह से बना दें कि उसकी ट्रांसमिशन इजी हो जाए, लिथल हो जाए, उसका डेथ रेट ज्यादा हो, तो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल वेपन कंसीडर होती हैं। क्योंकि एक लेकिन साइंटिस्ट इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है जी जी कि आखिर किस तरह से इसे बनाया जाए कि ह्यूमन जीनोम के साथ इस तरह से बाउंड करे कि ये इसकी डेथ भी कॉज कर सकता हो। और एक स्पेसिफिक एज वालों के लिए, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना और इस तरह के सिम्टम्स देना, जो खास टेस्ट चला जाता है, बुखार हो जाता है, मतलब जैसे पूरा प्लानिंग के साथ। लेकिन ये हम इस चीज को ये नहीं कह सकते कि ये बायो वेपन ही है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी एक सोशल मीडिया पे चली थी। लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है खबरों के लिए, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसे बायो वेपन के तौर पे यूज किया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता जेनेटिक वेरिएशन आती हैं, आप इस चीज को समझते होंगे। डाइवर्स होता है आपका जीनोम, म्यूटेट होता है, तो म्यूटेट होने की वजह से हो सकता है कोई लिथल फॉर्म इसकी बन गई हो। जी लेकिन जी फिर और रीजन की बात आती है, और रीजन क्या था इसका? हाँ जी, ये वायरस पहले भी इसमें खसूसियत है कि ये चेंज कर लेता है अपना जेनेटिक मेकअप, इवॉल्व सार्स करता है अपने आप को। सार्स वायरस है ये, जी जी उसकी फैमिली आगे है। फैमिली। जी जी मोर देन 20 जो है इसमें वायरसेस हैं। तो और जो कोविड बायोलॉजिकल कई वेपन वाली बार बात। पहले आ चुका है, जी जी कई बार पहले आ चुका है, जी जी लेकिन इस दफा जो फॉर्म आई है ना, वो बहुत लिथल साबित हुई है और उसने दुनिया को एक बार हिला के रख दिया। इसकी ट्रांसमिशन इजी है प्रीवियस वायरसेस से, लेकिन उनका किलिंग ज्यादा ट्रांसमिशन थी। से हट के किल्ड रेट जी जी ये बहुत ज्यादा है इसका, जी जी डेथ रेट बिल्कुल। डेथ रेट बहुत ज्यादा है। उस हवाले से भी बताएं कि आखिर इसमें क्या वजह है ऐसी। ऑब्वियसली इसने अपने आप को इस तरह से चेंज किया कि पहले एक्चुअली इसका होस्ट जो है वो एनिमल है, एनिमल मार्केट या कैटल मार्केट या एनिमल्स में ये होता था। इसने अपने आप को इवॉल्व इस तरह से किया है कि इसका होस्ट बन गया ह्यूमन और वो आ गया इसको पसंद। अब ये है कि ये इसमें रहता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और डेफिनेटली ह्यूमंस जो है उनकी सोशल गैदरिंग ज़्यादा है। इंसान को वैसे कहते हैं कि ये सोशल जो है वो एनिमल कह सकते हैं या सोशल ह्यूमन बीइंग है, तो इनकी आपस में सोशल गैदरिंग ज़्यादा है, इस वजह से ये ट्रांसमिशन बड़ी ईजी हो गई है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा, इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक ये वैक्सीन आ जाएगी? ट्रायल्स तो चल रहे हैं हर जगह, लेकिन एक प्रिडिक्शन होती है ना, प्रिडिक्शन क्या है? जी जी कामयाब ट्रायल्स अगर हो जाते हैं तो 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह आ जाएगी। 3 से 6 महीने में? जी जी और इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसी भी हैं जो एंड पे आगे फिर शुरू से काम उन्होंने शुरू किया है। जी ऐसे हुआ है। तो ये एक मुश्किल काम है। इसके लिए वो दुआ फिर काम आएगी जो अल्लाह ताला से की जाएगी, क्योंकि अगर किसी ने भी इसका फॉर्मूला तैयार करना है, उसके लिए उसके जहन में वो बात होनी चाहिए, और वो बात खुदा की तरफ से ही अता की जाएगी जब किसी शख्स को की जाएगी। तो इसके लिए मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन मामला जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो कुन कहता है तो वो चीज़ हो जाती है। तो जब अल्लाह ताला चाहेगा तो इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन हम दुआ करेंगे कि इसकी वैक्सीन जल्द अज जल्द आए। बच्चों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों में कौन से ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? यानी बहुत सारे आप देखते हैं कि मौसम के चेंज होने के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, डायरिया के पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। और फूड के हवाले से भी बताइएगा कि फूड सेफ्टी के हवाले से क्या कहेंगे? ऐसी फूड जो खाया जाता है जिसमें बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो, ख़राब होने वाला हो, फंगल हो, इन्फेक्शियस जो है फूड हो, तो उससे भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इन चीज़ों से बचाव कैसे किया जाए? बिल्कुल सबसे पहले तो ये है कि हम सिलेक्शन ऑफ फूड, जब हम फूड ले रहे हैं तो हम यही कोशिश करें कि वो साफ़ हो, दिखने में विजिबली जो है ख़राब नहीं हो, वो अच्छी सिलेक्ट करें हम। उसके बाद उसको प्रॉपरली वॉश किया जाए। वॉश करने के बाद फिर हमारे हाथ जिनसे हम खा रहे हैं वो भी वॉश्ड हों। अगर हमने उनको कट करना है तो वो सारी यूटेंसिल्स भी वॉश्ड हों अच्छी तरह से। जितनी से ज़्यादा हम वॉशिंग करेंगे, उसकी कंडीशन फ्रूट की अच्छी होगी, वॉशिंग अच्छी होगी, चांस कम हो जाएंगे। इवन उनके ऊपर अगर बैक्टीरिया हैं भी, और डेफिनेटली होते भी हैं, जब बाहर पड़े हैं मंडी के ऊपर तो वहाँ पे बैक्टीरिया तो होंगे उनके ऊपर, तो बैक्टीरिया वाश से जो हट है। के जब किसी खेत से किसी चीज़ को लाया जाता है तो उसे वॉश किए बगैर अगर बेच दिया जाए
उस पर बहुत सारे केमिकल्स भी मौजूद होने का ख़तरा होता है, क्योंकि खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर आप स्प्रे करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, तो वो स्प्रे ह्यूमंस के लिए जो है अगर उनके अंदर पेनिट्रेट करती है, डीएनए डैमेज कर सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको वॉशिंग का प्रोसेस लाजमी करना चाहिए जब भी किसी फल को या सब्जी को या फ्रूट को आप बाहर से लेके आते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा बच्चों के अंदर कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर उसी तरह से इसी फ्रूट को खाते हैं वो? तो जी, उनके अंदर यही है कि अगर हम सॉइल्ड फूड खा लेते हैं, ये ख़राब होती है या अनवाश्ड होती है, तो उसमें जो हमारी फूड बॉर्न इलनेसेस हैं वो हो जाएंगी। उसमें डायरिया हो सकता है, उसमें टाइफाइड हो सकता है, और इस तरह की जो हेपेटाइटिस ए जो है वो भी ओरल रूट से आती है, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी ये है कि अगर अच्छी तरह से वॉशिंग की गई हो तो चांसेस नहीं होते इस तरह के, हम मतलब बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएंगे तो हम कर सकते हैं। बाकी कुछ दरमियान में चीज़ें आई थी कि हम इनको सैनिटाइज करें या यूवी के साथ जो है अल्ट्रावायलेट रेज लगा के जो हम सेब हैं वो करें, वो एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो ज़रा कॉस्मेटिकली तो ठीक है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वॉशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, इसका क्या प्रोसेस होता है फैलने का? किस तरह से फैलता है? ये टच करने से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, छींकने से होता है, जूठा खाने से होता है, या ब्लेड जो यूज़ करते हैं हमाम के ऊपर कटिंग वाले, उनसे ये फैलता है? इनका क्या प्रोसेस होता है और ये क्या आरएनए डिजीज़ है, डीएनए डिजीज़ है, और इनका ग्रोथ रेट क्या है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, जो हेपेटाइटिस ए है वो ब्लड बॉर्न नहीं है, वो फूड बॉर्न है। वो फूड के ज़रिए या हमारे कंटेमिनेटेड जो भी चीज़ हम खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, उनके ज़रिए से, उसके ज़रिए से ट्रांसमिट होता है, जो हेपेटाइटिस ए है। जो बी और सी है ये ब्लड बॉर्न है, ये हमारे ब्लड के ज़रिए या जो बॉडी के दूसरे फ्लूइड्स हैं उनके ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है। जो हमाम के ऊपर जो आप हेपेटाइटिस सी या बी और सी इसके पेशेंट का जूठा भी अगर खाएंगे तो उससे भी फैलने का चांसेस है? अगर चम्मच वो इस्तेमाल करता है, आप भी उसी चम्मच से अगर खाते हैं, तो हेपेटाइटिस सी के फैलने का खतरा होगा? अच्छा, है ये ब्लड बॉर्न, मीन्स क्या हुआ कि ये ब्लड से फैलता है? चांस है नहीं इस तरह, लेकिन बाकी फिर वही कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात ज़रूर करें, लेकिन ये फैलता ब्लड से है। लेकिन इसमें ये होता है कि टाइटर अगर आपके ब्लड के अंदर बहुत हाई है, यानी वायरस की क्वांटिटी बहुत हाई है, तब इस तरह के फ्लूइड से फैलने का खतरा होता है। तो बहुत शुक्रिया ज़िया, आज के शो के अंदर आप आए और बड़े मुफीद मशवरे से आपने नवाजा हमें और अवाम को। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बताऊं, अगली ब्रेक के बाद हमारे साथ मिस पाकिस्तान अरीज मौजूद होंगी। किस तरह से मिस पाकिस्तान बनी और हमारी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, आने वाले 5 सालों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहां पे स्टैंड करेगी, इस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, कोरोना वायरस की वजह से हमारे पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री जो है और अदाकार जो हैं उनकी जितनी भी मूवीज बन रही थी उसको एक ब्रेक लग गई थी। ब्रेक ये थी कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी मूवीज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बन रही थी, प्रोडक्शन जारी थी उनकी, लेकिन उनको भी स्टॉप कर दिया गया। कहीं ना कहीं लाखों का, करोड़ों का इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज की भरपाई करने के लिए एंटरटेनमेंट को टैक्स फ्री कर दिया गया। बहुत सारे जो सिनेमाघर थे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी फैसलाबाद के बहुत सारे सिनेमाघर है जो कि ओपन नहीं हो पाए। वजह क्या बताएगी? मालकान का ये कहना है कि अभी मूवीज नहीं आ ही नहीं रही। अगर सिनेमा को खोलते हैं तो उसके अंदर जो स्टाफ रखा होगा, महीने की उनको तनख्वाहें देनी पड़ेगी, तो काम जो है वो कमाई से ज्यादा घटाई की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी सिनेमा को नहीं खोल रहे। जब तक तकरीबन 8 से 10 मूवी स्टॉक के अंदर नहीं होंगी, वो सिनेमा को नहीं खोलेंगे। और इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का कहा जा रहा है, उससे भी अभी वो डर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर हम सिनेमा घर आज खोलते हैं तो उस पर भी एसओपी, अमल दरामद एसओपीज का करवाना होगा। एक सीट छोड़ के एक सीट पे अगर किसी शख्स को बैठाते हैं तो उससे आधा हॉल जो है वो खाली रहेगा और आधा हॉल भरेगा। इसके बावजूद भी काफी नुकसान उनका कहना है कि उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए टैक्स तो फ्री कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं देखा कि आया ये कारोबार चलेगा भी या नहीं। अगर नहीं कारोबार ये चलता तो टैक्स फ्री करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हमारी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री और एक्टर्स, मूवी की प्रोडक्शन आने वाले चंद सालों में कहां पे स्टैंड करेगी और इस कोरोना वायरस की वजह से क्या नुकसानात हैं जो हुए हैं, इस हवाले से आज हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ जुवेरिया मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनके साथ साथ अरीज मौजूद होंगी जो कि मिस पाकिस्तान है। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ
हमारे आज खास मेहमान शराज भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। तो आप तीनों को जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं अरीज की तरफ जाना चाहूंगा। मिस पाकिस्तान रही 2020 और अभी चमक रही हैं, काफी दमक रही हैं। इनकी स्माइल जो है बता रही है जैसे कोरोना का असर इनके शूट्स पे नहीं हुआ। आखिर कितनी सच्चाई है इसमें जनाब? नहीं बिल्कुल असर तो बहुत गहरा हुआ है। लाइक दिस सेरेमनी जो है ये कनाडा में होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 और जो भी चला है तो इसकी वजह से ये सेरेमनी नहीं हो सकी है। तो जितना भी प्रोसीजर है दैट वाज ऑनलाइन, लाइक फोटोशूट, इंटरव्यूज, प्रॉपर सिलेक्शन वगैरह। तो काफी मतलब हुआ है ना, हमें वो वही चीज नहीं मिली है जो एक प्रॉपर होती है स्टेज पे, क्राउनिंग होती है। तो हमारी लाहौर में सेरेमनी हुई, लेकिन दैट वाज लिमिटेड विद द यू नो SOPs फॉलो करते हुए। अच्छा अरीज, मुझे ये बताइएगा, चंद दिन पहले शादियों की इजाजत मिल गई और शादी हॉल्स खोल दिए गए। खवातीन को सजने संवरने का बड़ा शौक होता है और अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं खवातीन। Exactly. लेकिन इशू ये आ रहा था, उनका कहना था कि मास्क लगा के हॉल के अंदर दाखिल हो सकती हैं। अब इतना मेकअप करने के बाद दोबारा मास्क लगा के जब जाएंगी, फोटो सेशन कैसे होगा? देखिए मेरी बात सुने, आई गेस मेरे लिए ना फेस पे लिपस्टिक सबसे ज्यादा अहम चीज होती है, और अगर मास्क पहन के वही छुपा दे तो कोई फायदा नहीं है। तो कोविड की वजह से भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो यही बेहतर है। अगर कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं देन इट्स समथिंग एल्स। आप जाएं और फिर आप अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो कीप अ डिस्टेंस एंड कीप योर यू नो हैंड सैनिटाइजिंग करते रहें, तो आई गेस ठीक है। आप मिस पाकिस्तान हैं और बहुत सारे शूट्स भी होंगे कोरोना के दिनों में आपके जो कैंसिल हुए होंगे, बहुत सारे। कितना नुकसान हुआ इस फैशन इंडस्ट्री को, आपको क्या लगता है? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फैशन शोज थे जो बाहर के लिए हुए थे, लाइक थाईलैंड, बैंकॉक। तो जो बड़े इंटरनेशनल तो वो तो टोटली उसका तो कोई सीन, हाँ अभी कोई सीन नहीं है, तो उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जैसे नरमी आई है मुल्क पाकिस्तान में तो ये काम हाँ, लेकिन ट्रैवलिंग अभी नहीं ओपन हुई ना, ट्रैवलिंग पहले की तरह तो नहीं हो रही। इनसाइड पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, नहीं आउटसाइड में बात कर रही हूँ। हाँ, आप इनसाइड क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारी नुमाइशें लगानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि सीजन स्टार्ट हुआ है। तो लोगों की कोशिश होती है कि नए डिजाइन जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि मॉडल से शूट करवाएं, और शूट करवाने के बाद उनका पोर्टफोलियो बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि ये नए डिजाइन अब आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने आजकल ट्रेंड के अंदर देखी है कि खवातीन जो जा रही हैं वो जिस किस्म का उन्होंने ड्रेस पहना होता है वैसे ही मास्क भी तैयार करवाती हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मास्क इज यू नो समथिंग न्यू लोगों ने निकाल लिए, जो अब इसके ऊपर भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और इनको भी स्टाइल करके बनाएंगे। आई गेस इसका फैशन अब नहीं जाएगा, ये आगे भी चलेगा। इफ अगर कोविड है, नहीं है या नहीं रहता है तो भी लोग अब यूज करेंगे। इट्स अ न्यू फैशन, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो आई एम गेटिंग द आइडियाज। वहां पे भी लोग लाइक अगर कोई जिम का शूट है तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप मास्क पहने, पोनी टेल बनाए एंड देन वॉक। ट्रेंड सेट हो गया, ट्रेंड सेट हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई रियली मीन। तो ट्रेंड एक सेट होता चला जा रहा है, लेकिन सेहत जो है वो सबसे पहले। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो हमारे साथ जोएरिया मौजूद है। जोएरिया की स्माइल बता रही है कि ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लिया कोरोना ने इनको, क्योंकि खुद भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो इनको अच्छे से पता होगा कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो जोएरिया, क्या कहेंगी आप, फैशन इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन का किरदार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये देखने में आता है कि अब अगर कोई बड़ी एक्ट्रेस है या एक्टर है, उसने अपना न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो साथ रखा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि सुबह शाम क्या खाए वो। तो आप क्या कहेंगे, ये पीक पकड़ती जा रही है ये फील्ड, काफी स्कोप हो गया? जी, मैं आपको बताती चलूं कि जैसे कहते हैं कि हेल्दी जो माशरा है वो हेल्दी खवातीन से बनता है और हेल्दी लोग उसको बनाते हैं। तो इसमें खुराक एक बड़ा अहम कॉन्टिनेंट है, एक मेन जुज़ है। और जैसे कि देखिए कि बच्चा अभी टोडलर होता है तो इट्स ऑन द ब्रेस्ट मिल्क, जिसको ब्रेस्ट मिल्क कहा जाता है, वो इम्यूनिटी वहां से आपकी स्टार्ट होती है। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और अब डब्बे का दूध जो है वो पिलाया जा रहा होता है, बच्चों में आयरन की कमी भी होती है और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी उनके अंदर काफी होती है, और यही वजह है कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत मुतासिर होती है। और जब आप वीनिंग प्रैक्टिसेस में जाते हैं, इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स, वो प्रॉपर नहीं है। फिर उसके अलावा जो पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी में जो खातून का एक्चुअल डाइट प्लान होना चाहिए वो अगर प्रॉपर नहीं, उसमें आयरन या कैल्शियम डेफिशिएंसी है खातून को, उसको ओवरकम नहीं किया जा रहा। स्पेसिफिकली जब एक लड़की एक माँ बन रही होती है, उस ड्यूरेशन में, उस टेन्योर में उसको कुछ एक्सेसिव न्यूट्रिशनल उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो चाहिए होती हैं। तो एक तो उस पीरियड को देखना चाहिए। दूसरा, जो टीनेज लड़कियां हैं उनको अपनी डाइट में मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर ऐड करना चाहिए।
और जैसे कि आपने बात की कि ये फैशन इंडस्ट्री के साथ हेल्थ का ताल्लुक, तो वो देखें लाइफ इज दीज डेज लिटिल बिट मोर फैंसी देन वी थिंक अबाउट इट। तो वो फैंसी इस तरह से है कि आपने रहना सेहतमंद है, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अंडरवेट हो जाना है या आप बिल्कुल मतलब आप बहुत बुरे लगते हैं। आपने नॉर्मल रहना है कि आपके चेहरे पे खूबसूरती भी हो और आप हेल्दी तरीके से, कोई अगर वक्ती बीमारी आ जाती है जैसे डेंगू, कोरोना या कुछ भी आता है, तो आप उससे फाइट कर सकें, आप उससे लड़ सकें, आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी या आपके प्रोबायोटिक्स या उसके अलावा आपके इम्यून सेल्स, आपकी बॉडी में इतना अच्छा प्रोटीन लेवल होना चाहिए कि वो जो कंडीशन या वो जो आपको सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, डेंगू है, या जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया था, या जैसे ये बर्ड फ्लू वगैरह आ गया था, तो ऐसी जो चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू हमें अचानक से बीमारियाँ आती हैं, उसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो बेसिक न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बेहतर हो, न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छा हो, फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अल्कोहल अब्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कीप आई ऑन योर फूड थिंग्स, सो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है, खवातीन ये सोचती हैं अरीश कि अगर आपने डाइट करना है तो भूखे रहना है, और भूखे रहने की वजह से आप अपनी हेल्थ जो है वो वीक तो कर लेते हैं, लेकिन अपने असाब भी कमजोर कर लेते हैं, उससे वीकनेस हो जाती है। और फिर वो खवातीन कहती हैं हमें चक्कर आ रहे हैं, वेट लॉस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में बीमारियां भी जकड़ लेती हैं। लेकिन इसका तो नुकसान है। बिल्कुल, आप देखिए कभी भी ना जो जिसको डाइट बोला जाता है ना, डाइट मीन टू से अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे, सिर्फ पानी ले रहे हैं, कोई थोड़ी बहुत चीज ले रहे हैं, डाइट बेसिकली डाइट इज लाइक दैट कि आपने स्पेसिफिक डाइट लेनी है, एप्पल डाइट, एग डाइट, कोई पीनट बटर या मसल वेट गेन के लिए। इसमें तो मील्स बढ़ा दिए जाते हैं उल्टा। आप ये देखें कि जो हम लोग वी आर द पार्ट ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी ना, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे 90% लोग पढ़े हुए हैं और 10% नहीं पढ़े हुए। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि एजुकेटेड है। वक्त के साथ साथ लोग डबल मास्टर्स होल्डर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप लॉ एजेंसीज में देख लें, एवरीवन इज एजुकेटेड। और खाना सबने है, प्लेट्स आपके पास हैं, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक साइड पे डब्बे वाला जूस है तो दूसरी साइड पे फ्रेश जूस भी है। चॉइसेस यूज के अगला आपको क्या पेश कर रहा है, आप उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, और उसी के बाद आप एक अच्छी डाइट प्लान के बाद जो है वो आप अपनी अच्छी सेहत बना सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद शराज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनका फायदा भी उठाएंगे साथ होने का, तो इनसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगी, खवातीन आजकल के दौर में किसी भी दौड़ में मर्दों से पीछे नजर नहीं आती, फैशन इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, जॉब्स हो, हर जगह पे खवातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। इवन इस दफा जो मैट्रिक के हवाले से रिजल्ट आया, तीनों पोजीशंस भी लड़कियों ने ही ली हैं, तो खवातीन काफी आगे जाती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन की पोजीशन के हवाले से बात की जाए तो वो तो हमेशा से रहा है। जब से मैं स्कूल में हूँ और उसके बाद कॉलेज भी गया, यूनिवर्सिटी भी गया, तो उसमें भी देखा है कि मेरे जो क्लास फेलोज थी दे वर अबव एंड बियॉन्ड फ्रॉम द बॉयज। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बट मर्द हम भी अच्छा पढ़ते लिखते हैं, कॉलेज और हम भी लायक हैं, अगर देखा जाए खवातीन की ज्यादा साइड ना ले आप। नहीं, इसमें एजुकेशन की वजह मैं आपको बता देता हूँ। द रीजन बिहाइंड इट कि ज्यादा उनका फोकस पढ़ाई पे इसलिए होता है कि बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास वक्त बहुत होता है पढ़ने को, क्योंकि घर में होती हैं ज्यादातर एक्टिविटीज जो हैं। लेकिन अब तो ये तो बात प्रायोरिटीज की होती है ना, जिस लड़के भी बहुत सारे मुझे किताबी कीड़े मौजूद हैं यहाँ पे जो सारा आपको लड़कों में बहुत कम नजर हैं और कुछ नहीं करते। दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज। लेकिन अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है तो इसमें आई विल लाइक टू ऐड ऑन कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेमिनिज्म है, हमारे माशरे की बात करें एक्सट्रीम फेमिनिज्म है जो कहते हैं कि वुमेन डिजर्व एवरीथिंग, मेन डिजर्व नथिंग। और मैं यू नो व्हाट आई मीन, मैं औरत मार्च की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मेल शेविनिज्म है कि men deserve everything, women deserve nothing, and they justify it from the Quran and this and that in the other. तो we have to draw up between a line कि हमें इसमें इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, हमें इस्लाम हमारा क्या इजाजत देता है, और इसमें जितना हमें प्रिविलेजेस वुमेन को इस्लाम ने दी हुई है मेरे ख्याल में वो किसी और ये है ना कि वुमेन की सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी की जा रही हैं। आप देखें कि वो हरासमेंट के जो बहुत सारे मामला उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एप्लीकेशंस बन रही हैं, जहेज का मामले के ऊपर देखें गवर्नमेंट नोटिस ले रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी, अब हमारा माशरा उस तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो एक कंजर्वेटिव माशरा था और जो खवातीन के बारे में समझा जाता था,
अब वो जो दैट आइडिया हैज बीन क्रश्ड बाय दिस गवर्नमेंट। और ये अच्छा शिराज, आजकल जिस तरह के मामला चल रहे हैं ना, ये होना चाहिए कि लड़कियों को टीजर गन्स दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ट्रैवलिंग करती हैं, मतलब आज अरीज भी आई हैं लाहौर से, खास तौर पे जवेरिया भी लाहौर से आई हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में मिसहैप भी हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, कहीं पे भी खड़े होना पड़ सकता है। देखिए, लड़कियों को सिक्योरिटी के लिए अपने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग the biggest weapon that the women have is this. कहीं पे भी होता लेकिन है, ये सोशल weapon मीडिया कोई छीन ले तो उसके बाद सबसे तो नहीं। पहले यही वेपन छीना जाता है। हाँ, देखा लेकिन हर चोर को पता होता है कि ये सबसे पहले पकड़ लो। अरीज मेरी इस बात से एग्री कर रही हैं, उनका कहीं कहना है आपने कि सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे कई क्लिप्स होंगे खवातीन के साथ कुछ बदतमीजी हो रही है, जो कुछ they'll start वो making a जब video of हो that. जाती है उसके बाद आते हैं। हाँ। पर उससे बचने के लिए कि उसको बाद में ना डाला प्रिकॉशनरी जाए। मेजर्स में है, उनको एक जो स्टार्ट मूव्स आने चाहिए, उनको पता होने चाहिए that the way देखें you मूव जितने भी मर्जी आए, चीज़ लेकिन important है। ये एक ये कॉन्सेप्ट exactly पता होना है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती, इसलिए उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अगर हट्टा कट्टा 6 फुट का जवान आगे आ जाता है, जवेरिया या फिर अरीज तो नहीं उनसे लड़ सकती ना, तो उसके लिए टीजर गन तो होनी चाहिए जी पास। मैं लड़ लूंगी। लड़ लोगे? जी, मैं लड़ अरे ये मिस पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जूडो कराटे मास्टर भी है मुझे लगता है। आई लव वेपन But you एंड know- आई नो अबाउट अच्छा ट्रेनिंग ली है इसका मतलब आपने? मतलब मुझे गन चलाने आती she have a है, lot I of know belts jacket. except this Miss Pakistan belt. मतलब मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग Yeah. पर्सनैलिटी है Exactly. अरीज जी। अच्छा कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने, कैसे ली, थोड़ा सा मेरा उसमें? एक आर्मी फ्रेंड था एंड मुझे बहुत शौक है लाइक गन्स का, वेपन्स का, तो मेरे पास ये एक थोड़ा डैगर था, dangerous हो जाता है। कोलंबियन डैगर था जो मैंने रखा हुआ था। व्हेन आई यूज टू अच्छा, ट्रैवल, Colombian, जी right, that's वो मैं अपने पास रखती थी। उसके एक स्टील का एक प्रॉपर वो होता है जिसपे आप मतलब अगर वो स्टील आपको लग जाए तो वो आपको बहुत डैमेज करते पर आप मरते नहीं हो, मतलब जान नहीं लेनी, लेकिन आपके पास वाकई कोई ना रबर कोई बुलेट्स होना चाहिए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हाँ ऐसे जी। मौके The person पे, will लेकिन learn जिसे their लगेगी ना Exactly. वो एक बार यही समझेगा असली लग गई। जरूरत भी तो है ना। जरूरत भी है। चले जी इसके बट साथ विदाउट मेल सपोर्ट ना, मुझे लगता है कुछ भी कि नहीं लड़कियां मुआशरे में ग्रो अप नहीं कर सकती, क्योंकि Exactly. They go side by side. Exactly. आई एम agree. रेज्ड बाय दैट फादर्स हु सपोर्ट मी अ लॉट, आपको घर पे आपके भाई सपोर्ट करते हैं, आपकी जो फैमिली है, इवन ऐसे ही। हस्बैंड्स, आपके टेक केयरर्स, मुझे लगता है अगर वो अप्रिशिएट ना करें तो लड़कियां कुछ भी ना कर सकती। और इवन So this is इस so फील्ड में important. भी ना आ सके जिसमें बिल्कुल, इस बिल्कुल। वक्त अरीज है। Exactly. अरीज इस बात से एग्री करेंगी, अरीज तो चले आ गई, लेकिन बहुत सारी लड़कियां तो इस Exactly. फील्ड में आना चाहती हैं, उनको फीड उनके पेरेंट्स को ऐसा कर दिया जाता है कि वो भेजने से पहले घबराती हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीकेकार के तहत अगर लड़कियां आए और सिर्फ काम के लिए आए तो मेरा ख्याल है इस फील्ड में भी स्कोप है। अरीज इस हवाले से क्या इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो फील्ड है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आपकी सोशल हैंडलिंग बहुत मैटर कर रही होती है। और आपकी बात सच है कि मे बी मैं इसमें ना आ सकती विदाउट माई फैमिली सपोर्ट, और ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट लाइक मेल सपोर्ट, आपके फादर, आपके भाई। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई की सबसे ज़्यादा थी, मेरे बड़े भाई की। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि वो मुझे अगर इतना मोटिवेट ना करते तो मैं तो डर रही थी ना, लाइक आपके बाबा भी कह रहे थे नहीं इसको कहीं नहीं भेजना, मदर भी नहीं और एक वैसे भी खौफ होता है कि इतने हाँ। बंदे मैं यहाँ पे जाके काम करूंगी, पजल हो जाता है हाँ बंदा। जी, अब ना डर तो मैं हूँ, अब मैं तो चाहती थी कि मैं करूंगी हर हाल में, चाहे ये रोके लेकिन उस या ना डर को रोके। उतारने में भी किरदार जो है हाँ, वो क्योंकि बढ़ते मैं हुए। जो देखती हूँ कि जब कोई चीज राइट है ना, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग रॉन्ग देन यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है, उसको आप चेज करो। फिर बात आती है आपके भाई, आपकी फैमिली आपको एक हद तक सपोर्ट कर देती है, लेकिन जो आपकी डीलिंग्स होती हैं दैट यू हैव टू मैनेज अप अलोन। टू यू। एग्जैक्टली, आपको फिर लोगों से जो डील करना होता है ना, वो फिर आप अकेली लड़की के ऊपर अच्छा होता है। अरीज ऐसे होता भी है, और होता इस है। चीज को हम डिसएग्री नहीं कर सकते कि इस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, हैं, बहुत जो कि सारी छुपी हैं। हुई हैं। जी। और आपको भी इस बारे में पता होगा। जी। आप उन प्रॉब्लम्स से किस तरह से डील करते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता होता है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, Exactly. उनकी डिमांड्स होती हैं कुछ, होती तो वो हैं। बचत किस तरह से होती है, दरमियानी रास्ता भी तो निकालना होता है अच्छा, ना। मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। ये जो डील्स और ये डिमांड्स है ना, ये भी लड़कियों की वजह से बनी है, क्योंकि जो लड़कियाँ फौरन बातों में आ जाती हैं, या जो जिनको इवन कुछ तो खुद ऑफर, जिनको शॉर्टकट चाहिए, और कुछ खुद भी ऑफर करती है। 5 to 6% is representing the 95%. एग्जैक्टली, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मैं आपको एक सच बात बताऊं तो ये मेरे लिए, मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट मोर देन माई रिस्पेक्ट। जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात आती है, आई लीव दैट शूट एंड आई लीव दैट प्लेस वेरी कामली एंड स्मूथली। और अल्लाह ताला जब आपके साथ होता And है, then फिर see what I वो get. कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने किसी को तरक्की देनी हो, Exactly. माहौल वैसा देता है, मौके जी, वैसे देता ऐसे है, ही दोस्त है। वैसे जी, देता है, exactly. सोहबत वैसी देता है।
चले मैं आपसे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब जब मैं इस फील्ड में आई थी, आई वाज लाइक कि मुझे ड्रामास में जाना है, मुझे इसमें भी करना है, एंड आई नो आई एम वेरी टैलेंटेड, मैं जाती थी, पर आप वाली बात जिसकी वजह से मैं क्विट करके वापस आ जाती थी, और बहुत लिमिटेड काम किया हुआ है, बहुत अच्छे लोग भी हैं उनके साथ किए, लेकिन जब आपका माइंड और आपका बिलीव होता है ना कि मुझे ये चीज़, अगर मैं अपनी नीयत साफ रखती हूँ और मैं अपने टैलेंट पे काम करूँ बजाय कि मैं इन शॉर्टकट्स लूँ या मैं सब्र ना करूँ। सब्र, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सब्र किया और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी, जहाँ का मैं एक ड्रीम होता था कि यार मैंने यहाँ जाना है, बहुत सारी मुझे मिस वर्ल्ड में जाना है, मुझे इसमें जाना है। नाउ इट्स कमिंग ट्रू एंड नाउ यू नो आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक मूवी भी कर रही हैं आप, जी। उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, कब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? जी, वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है 2019 में, लेकिन उसका ये है कि वो कंप्लीटेड है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो अब वो उसके पोस्टर्स वगैरह ये वो आने वाली थी वो रुक गई है। सिनेमास जब क्योंकि खुलेंगे सिनेमास तब, क्लोज्ड हैं, क्योंकि हाँ जी। इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना Exactly. होता है, एंटरटेनमेंट से हटके। जी। अगर सिनेमास में बिजनेस नहीं होता तो उस मूवी को फ्लॉप समझा जाता है, चाहे जितनी हाँ मर्जी जी, हिट मूवी हो। जितनी मर्जी, बिल्कुल। तो एक चीज ये भी है, हमारे यहाँ सिनेमा घरों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत कम होता है। पिछले दिनों फाद मुस्तफा भी फैसलाबाद में आए थे, उनसे भी जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने जब पूछा कि आपका बिजनेस मूवीज का उतना क्यों नहीं हो पाता जितने इंडियन मूवीज का होता है, तो उनका ये कहना था कि वहां पे हजारों की तादाद में सिनेमाज है, बहुत यहाँ सिनेमाज पे हैं। कितने गिने चुने सिनेमाज हैं। एक सिटी में हमारा फैसलाबाद शहर देखते हैं 4 से 5 सिनेमाज होंगे बड़ी स्क्रीन में। लेकिन वो लोग टैलेंटेड भी हैं, जो चीज माननी नहीं, चाहिए। टैलेंट हमारे यहाँ भी कम नहीं, है। टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ लोग- स्टोरीज, हमारे यहाँ हदायतकार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बेहतरीन है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आप किसी एक का नाम ले, मैं आपको बताता हूँ, मतलब इंडिया की मूवीज से अगर कंपेयर करें ना, उनकी तामिल मूवी देख लें, ऐसे ऐसे शॉट्स होते हैं कि गाड़ी आ रही है और 3 मिनट हवा हाँ, में ये चलती है, जा रही ये है, वो भी करोड़ों डॉलर्स का उससे भी या हम करोड़ों हंस रुपए रहे का होते हैं। जो है वो करती है बिजनेस। 500-500 करोड़ कमा रही होती है। बाहुबली को देख लें, मतलब लेकिन वो लोग बहुत वर्क ओरिएंटेड है ना। इसमें ये होता है कि मुझे ये लगता है हाँ। कि आप देखें, एक किटकैट एक सिंपल सा ब्रांड है, बट समवेयर आई वाज लैंडिंग इन द कराची एंड आई सॉ सी द बिलबोर्ड, और रेड कलर का सिंपल प्लेन बिलबोर्ड था, उस पर लिखा होता है हैव अ ब्रेक। अचानक से आपके माइंड में आता है वैसे दिल करने लग जाता है कि यार खाएं। वी शुड नो दैट हाउ टू मार्केट आवरसेल्फ। जैसे आपने बताया कि तामिल मूवीज, ये उनको पता है बाहुबली की हाइप किस तरह क्रिएट करनी है। हम अपनी हाइप क्रिएट करना, मूवी का कोई थिएटर ड्रामा हो या कुछ, उसकी हाइप क्रिएट करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिकिंग आए, देन वी विल बी एबल टू, हम लोग स्प्रेड कर सकेंगे उस चीज़ को। उसके लिए जिस भी तरीके से हम मैं चाहते आपको हैं। व्हाट्सएप यहाँ पे माजूद चाहूंगा, काट रहा हूँ, उसके लिए भी आपको मार्केटिंग के लिए भी पैसा चाहिए होता है। यहाँ पे This is the main अरीज point. ये काम कर रही हैं, मैं इस बात से एग्री करेंगी। अरे जब कोई भी मूवी करते हैं, आपने जी। देखा होगा कि उसकी मार्केटिंग के लिए भी पैसा चाहिए होता है। बजट अब ही नहीं जिसका होता है। बजट ही 8 करोड़ हो मूवी का, फिर वो क्या 8 करोड़ में अल्लाह अल्लाह करके मूवी कंप्लीट हो, वो मार्केटिंग पे पैसे किस तरह से कैसे लगाएंगे? यहाँ पे एक्टर्स आते हैं, यकीन मानिए वो कह रहे होते हैं कि हमें स्पॉन्सर कौन करेगा रात रहने के लिए। एग्जैक्टली। जी, होटल ऐसे ही है, exactly ऐसे ही है। ये स्टेटस है, ठीक है ना। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी है Budget, इंडस्ट्री में। Affordability अगर इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बिजनेस पे पैसा लगा रहे हैं, ये भी एक इंडस्ट्री है, अगर इस पे पैसा लगाएंगे अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी जो लैक करती है, पता है, वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने टैलेंट पे काम भी करते हैं। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सेंटर्स बने हुए प्रॉपर, जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, आपकी हाँ, स्पीकिंग, classes आपकी होती हैं, वॉकिंग, exactly. आपकी डांस क्लासेस। यहाँ पे तो आपके डांस को बुरा समझा जाता है, किसी ने डांस अरीज, कर लिया वहाँ तो पे ये तो डांस कर लिया। कोरियोग्राफर्स भी Exactly. करोड़ों नहीं, अब तो अरबों तक काम उनका यही पहुंच मैं चुका आपसे है। कह रही हूँ। तो एक एक गाना करने के करोड़ों रुपए लेते हैं वो। वो इसलिए भी टैलेंटेड है ना, क्योंकि उनकी जो टैलेंट है उसको पॉलिश किया जाता है। लेकिन अरीज Polish- वो एक साख थे ना, उन्होंने एक लंबा अरसा दरकार था उनकी ये- इंडस्ट्री की साख को मजबूत करने के लिए। जी। हमारी इंडस्ट्री पंजाबी मूवीज से निकल के अब दोबारा फ्लरिश होना शुरू हुई है। थोड़ा सा इस चीज को भी देखें, हाँ, थोड़ा ये तो वक्त है। दें इसे, और वक्त देने के बाद आप देखिएगा नहीं, नहीं। हमारी मूवीज कहां पे स्टैंड करेंगी। नहीं, future is very है, good. मैं आपको बताता हूँ, यही वो एक्टर है जो पाकिस्तान की मूवी का और रेट ले रहा होता है, इंडिया में जाके और रेट और ले रहा होता है। लेता है, तो एग्जैक्टली। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप खुद भी मूवी करके हटी हैं, बताइएगा कि मुआवजे के हिसाब से वहां पे अगर कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो हमारे यहाँ बजट बहुत कम होता है। तो बहुत जब कम। बजट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली फिर मूवीज भी अच्छी आएंगी। फिर अच्छी आएंगी, फिर एक अलग लेकिन चीज़ आप है। एग्री करती हैं ना इस चीज से नहीं, कि कम पैसों के बावजूद अच्छी मूवीज और अच्छी देखिए, प्रोडक्शन। 80% रोल आपके बजट का है। इफ यू डोंट हैव बजट, यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल। उन चीज जगह पहुंचने के लिए आपको चीजें चाहिए, चीजें पैसों से आती हैं। अब यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे राइटर्स हैं जिनको बाय नेम भी मैं जानता हूँ,
बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छा, मूवी बनाना why चाहते it हैं। is happening, हनान, जी, जी। that वही एक्टर, वही राइटर हमारे पास हो तो उसको वैसा फेम नहीं मिलता। When he goes to India and he मिलता works है for the उसको। Bollywood Exactly. and he makes millions of works. Why does it happen? वही राइटर मैं अगर वही बताता गाना वो इंडिया के लिए लिखता है तो उसका गाना वो हिट हो जाता है। मैं बताता हूं भट्ट साहब, इस हवाले से अरीज भी इस चीज को मानेगी। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अगर उनकी इंडस्ट्री को 50 साल लगे हैं इस स्टेज पे जहां पे आज वो खड़ी है, इस स्टेज पे आने के लिए 50 साल में दुनिया भर के अंदर लोग उनको जानते हैं। हमारे जो एक्टर्स हैं वो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको स्टार्ट हुए कितनी देर हुई है? 5 साल, 10 साल, चंद एक होंगे जो जिनको इससे ज्यादा का अरसा होगा। शाहरुख की अगर बात कर ली जाए, उसकी हिस्ट्री उठा के देखें कि वो पॉपुलर कब से है। फॉलोशिप उसकी ना सिर्फ इंडिया में है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ा वक्त लगेगा, अब बहुत अच्छी मूवीज बनना शुरू हो गई हैं। अरे आप क्या कहेंगे, अगर इसको थोड़ा टाइम मिले अब तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है और काफी लोग मतलब इस पे काम भी कर रहे हैं, लाइक Z5 के लिए काम कर रहे हैं और वेब सीरीज भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा कंटेंट है। हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, फ्यूचर इज ब्राइट इन शॉर्ट। अपने ब्राइट इन शॉर्ट, बिल्कुल आप ठीक is bright. है। राहत फतेह अली खान साहब की बात कर लेते हैं, मतलब उनको आज भी तरजीह दी जाती है इंडियन सिंगर्स पे जब किसी अच्छी मूवी में कास्ट करते But the thing is, Anand, that our dramas are way more better than the dramas of India. हमारे ड्रामा, लेकिन हमारा फवाद खान की अगर बात करें, इंडियन मूवी करके आया और रणबीर के साथ, और रणबीर उसमें फीका लग रहा है फवाद। Exactly, that's nice. और उसकी But पर्सनालिटी, एक वक्त था अनाज जब पीटीवी के ड्रामास लगा करते थे और 8 बजे गलियां सुनसान हो जाती थी और पीपल वर सिटिंग फॉर द ड्रामा, एग्जैक्टली। जस्ट फॉर द लेकिन ड्रामा। अभी भी और अभी भी ऐसा ही होता है। खवातीन सुबह 10 बजे हाँ, या तो हमारा मॉर्निंग शो देख रही होती हैं या फिर ड्रामे देख रही होती हैं। हाँ, घर के काम चल रहे होते हैं, साथ टीवी ऑन होते हैं, साथ साथ वो भी और देख रहे होते बहुत हैं। सारी खवातीन जिनको ड्रामे बहुत पसंद होते हैं, वो तो जल्दी उठ के 1 घंटा उठ के पहले सारे काम कर लेने, फिर हस्बैंड को नाश्ता दो, बच्चों के बैग तैयार करो, इनको भेजो और ड्रामा शुरू होना है, फट से आके बैठ गए और ड्रामा लगा लिया। इंडस्ट्री के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे और न्यूट्रिशन के हवाले से भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जवेरिया क्या कहेंगी? पता है मैं क्या कहने वाली हूँ? मैं कहने वाली हूँ कि whenever you surround yourself with the positive and good people along with the good food, तो आप देखिए कि ये हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। You know what you are saying, what she is telling, it's all about the positivity that surround ourselves. और जहाँ पे खुराक का ताल्लुक है तो अच्छी खुराक तो आपको खूबसूरत बनाती है, पर अच्छे लोग भी इसमें बहुत हद तक जो है वो अच्छा, खवातीन अपने बालों को लेके बड़ी कॉन्शियस होती है, आप दोनों के बाल बड़े जबरदस्त हैं और अल्लाह का शुक्र है अपने जवेरिया। हाँ, ये भी एक फैक्टर है, खासकर अरीज जानती होंगी, ये जो एक्सटेंशंस लगती है ना, और इसने पूरा मीडिया इंडस्ट्री तबाह कर। अच्छा, मेरे बाल यहाँ तक तो मैंने भी परसों ही कटवाया एंड आई वाज सेइंग कि जवेरिया मैंने गलत तो नहीं किया। अच्छा, जवेरिया से पूछते हैं क्या राज है इस खूबसूरती के पीछे और इस अच्छे और लंबे बालों के पीछे? मैं एक बताती हूँ, इसमें जेनेटिक्स भी नंबर 1 आ जाती हैं। आपकी इनहेरिटेड, आपके पेरेंट्स की किस तरह के हेयर्स थे या कोई डिजीज थी या चीजें थी। सेकेंडली, आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन और केयर में ये चीजें आती हैं। देखिए, आपको ही नहीं पता कि आप किस जगह रह रहे हैं, कि आप अपने आप को कितनी हाइजीनिक कंट्रोल और आपके मेयर्स क्या है। मैं भी बल्कि आते हुए मैं अरीज से जिक्र कर रही थी कि मेरी फ्रेंड्स ने लैक्स ऑफ रुपीस के पता नहीं कितने कितने लाख की एक्सटेंशंस और दे आर यूजिंग मेनी अदर थिंग्स। तो ये क्या चल रहा है? तो शी इज लाइक कि हमारे अपने आप ठीक है, पहले से थोड़े कम हो गए बट इट्स फाइन। बट पता है थिंग्स आर लाइक दिस कि हम लोगों को जो चीज़ अपनी है ना, हेयर, टीथ, आईज, नेल्स, एवरीथिंग, तो वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी होती है। केयर भी करनी चाहिए ना, केयर करें आप। करते देखिए, प्रोटीन, कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। विटामिन ए डेफिशिएंसी, आपके बाल अच्छे नहीं है। जिंक आप लें, उससे अच्छे होते हैं। उसके अलावा विटामिन ई, टोकोफेरोल इज टू गुड। आप देखें, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड एसेंशियल एंजाइम्स आर टू गुड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि डिप्रेशन नहीं लेनी आपने, खुश रहना। हाँ, और डोपामिन जो रिलीज होता है ना आपकी बॉडी में फिर खुशी के साथ, जी। वो बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट्स रखता है आपकी बॉडी। एग्जैक्टली, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका मूड खुशगवार रहेगा, जो डाइट आप लेंगे वो अच्छे से लगेगी। दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे। अरे क्या बात है! और आज मुझे लगता है आप दोनों के दिल का मौसम काफी अच्छा, हमारे दिल का मौसम हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहता है। और ये तो जनाब दिख रहा है ना, हम इसको आप जिस तरह से भट्ट साहब ये ग्लो कर रही हैं, दिल का मौसम हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल, अच्छा रहना और ये कम अच्छा, ये भी एक फैक्टर होता है। अरीज इस बात से एग्री करेंगी, आप इंडस्ट्री में हैं, जो दूसरी लड़कियां जो आपकी कंपटीटर्स होती हैं ना, वो देख के होता है यार ये अरीज ने क्या किया, आज बाल कैसे हैं इसके,
आज इसने मेकअप किस तरह का किया, आज लिपस्टिक किस तरह की यूज की, ये ड्रेस इसने किस डिजाइनर का पहना है, कॉपी होता है थोड़ा सा, और कंपटीशन में रहती है थोड़ी सी चीजें, ऐसे ही है। जेलस भी होते होंगे काफी होते हैं, लेकिन आपको मैं एक सही बात बताऊं तो आई डोंट फील जेलस फ्रॉम अदर्स, बल्कि मैं हेल्प आउट करती हूँ। एक जगह ऐसा हुआ कि मैंने अपना पोर्टफोलियो आगे भेजा हुआ था फॉर द ड्रामा, पर उसमें ही एक मेरी साथ दोस्त की पिक्चर थी जो मैंने मतलब भेज दी, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं, हमें आपकी दोस्त को लेना है, और वो लड़की मेरे से बहुत देर से कांटेक्ट में नहीं थी। मैंने उसको ढूंढा, मैंने उसको बताया कि ये अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू डू दैट। मोस्टली लड़कियां नहीं करती, मोस्टली लड़कियां हाँ जी आगे करके कह देती है कि शी इज नॉट अवेलेबल। एक बात यहाँ पे आती है, वो ये कि दिलों के हाल अल्लाह जानता है। हाँ जी। तो अगर आप दिल में किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर से बेहतरीन नवाजता है। अच्छा, इसमें कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एग्जैक्टली, जब आप ये करते हैं तो ये कल कभी ना कभी जाके ऐसा वक्त आता है व्हेन यू विल गेट दैट रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह एंड यू विल फील दैट कि ये आपको बहुत जल्दी मिलता है। और बहुत एक आयत ये है जज़ाउल-ए-एहसान की नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। तो आप जब इस दुनिया में दरगुजर करके नेकी करते हैं तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला किस तरह से आपको रिवॉर्ड दे सकता है। वैसे भी जो अल्लाह ने आपको देना है, जिस चीज का फैसला हो चुका है, जो किस्मत में लिखा जा चुका है, वो आपसे कोई चीज नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप में एक आप यूर अ कंप्लीट पैकेज और आप में टैलेंट है, then nobody have the उनके पास they don't have any reason to reject you at all। आप अब जाते हैं, आप इफ यू आर टैलेंटेड, कई लोग होते हैं कि प्रमोशंस करवाते हैं, सिफारिशों से भी आगे आते हैं कई लोग, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। हाँ, वो लॉन्ग लास्टिंग। रियल टैलेंट विल लास्ट फॉर एवर, व्हाट आई बिलीव। और ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, Exactly. जैसे अरीज की स्माइल गॉड गिफ्टेड है, इसके बाल गॉड गिफ्टेड है, खूबसूरती है, तो ये भी गॉड गिफ्ट होती है ना, किसी को आवाज अल्लाह ताला की देता है। इंटेलेक्चुअलिटी विद द गुड ब्रेन एंड हार्ट इज अ मोर ब्लेसिंग ना, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के फेस से नहीं जज करते हो, पर बिकॉज आई नो फ्रॉम आवर अर्लियर टाइम्स, या मुझे अपने आप का पता, तो मुझे ये पता है कि यार जो इंसान अंदर से खूबसूरत है वो खूबसूरत है, तो खूबसूरत और दिखता है। आपको जब किसी का अमल अच्छा होता है तो आपको उसका और वो अच्छा लगने लगता है आपको, एक नेचुरल फैक्टर है। एग्जैक्टली। और अरीज आप क्या कहेंगी, आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री को कहाँ पे देखती हैं 5 साल के बाद? आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि अभी लोग जो वेब सीरीज और Z5 के लिए काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, और ड्रामाज भी। देखिए, इंडिया की अगर फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है तो उनका ड्रामा फ्लॉप है, ठीक है, तो हमारी अगर फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी पीछे है तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे, बहुत आगे, मतलब कंट्रीज में देखे जाते हैं हमारे ड्रामाज, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंस्पिरेशन कौन था? आपको सच बताऊं? नहीं, झूठ बता दो। सच ही बताना होगा जनाब। मैं शुरू से ऐश्वर्या राय को बहुत देखती थी, तो मेरी इंस्पिरेशन वही थी। उसकी अदाएं ऐश की नहीं, हाँ, मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। एक तो होती है खूबसूरती, खूबसूरती के अलावा आप एक हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क कोई करता है, वो सब लोग नहीं कर पाते। लोगों को लगता है ना ये इतनी आगे 2 मिनट में आगे, नहीं, उसके पीछे कितनी हार्ड वर्किंग होती है। धूप में खड़े होकर शूट्स करना, चीज़ें करना। जब मैंने फिल्म के लिए शूट किया तो आपको मैं बता नहीं सकती, फुल गर्मी थी जून की, और उसमें आप मतलब हील्स पहनी हुई है और सितारों वाले कपड़े पहने हुए, और ये लाइट्स चल रही हैं और एसी भी बंद है। आप सोचें आप 10-12 घंटे उसमें खड़े हुए स्टिल, और वो भी हील्स के साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर हमारी इंडस्ट्री को देखा जाए, ऐसी ही मेहनत बहुत सारी लड़कियां हमारी इंडस्ट्री में भी कर रही हैं। हाँ, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारी हैं जो करती हैं, और जब कोई टास्क मिलता है तो अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म करती हैं। अगर मूवी में आपको हीरोइन आना हो तो किस हीरो के साथ आना पसंद करेंगी? फहद मुस्तफा, मिकाल जुल्फकार या फवाद? फिरोज। जनाब, मेरे ऑप्शंस भी नहीं सुने मेरे ऑप्शंस भी नहीं सुने अरीज ने, और साथ ही फिरोज का नाम ले दिया। फिरोज में क्या खास बात है अरीज? नहीं, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उसको एक्टिंग उसको बहुत सूट करती है, अगर आप देखें। मतलब वो जो कैरी करता है अपने आप, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस को और अपने फ्लो को, लाइक वो आपकी पिच होती है ना जिसमें आपने बोलना होता है। बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं आपको अपना ऑप्शन दूंगी कि मुझे ये इनमें से किसकी शादी हो जाती है तो आपको बड़ा अफसोस होगा? फहद मुस्तफा, फवाद, मिकाल? होगा तो किसी पे भी नहीं है। फवाद की तो हुई। फवाद तो थोड़ी परेशान होंगी कि यार इनका जो है वो ये ना अभी ये थोड़े रुक जाते हैं। तो उनकी तो ऑलरेडी हुई नहीं हुई? हाँ, हुई है ना। ये तो एक क्वेश्चन था ना, लेकिन वो लड़कियों की, काफी लड़कियों की दिलों की धड़कन है फवाद हमारे, और हमारे एक्टर्स किसी से कम नहीं है। भट्ट साहब बड़े टैलेंटेड हैं, गुड लुकिंग है और स्मार्ट भी हैं। क्या कहेंगे भट्ट साहब? फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। फिटनेस फील्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वालिटी लाइफ
एग्जैक्टली आपको क्वालिटी लाइफ गुजारनी है। देखिए यू कैन हैव ऑल काइंड ऑफ शुगरी फूड्स एंड यू कैन हैव द डायबिटीज एट द एज ऑफ 35 एंड स्टिल यू कैन हैव। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आप 50 इयर्स के भी हो जाएं और अगर आप बेहतरीन डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो यू आर 50 इयर्स ओल्ड एंड यू स्टिल कंपेयरिंग दैट 25 इयर्स ओल्ड बॉय। बिल्कुल, इस पे तो रिसर्च भी कंडक्ट हुई थी। exactly. कुछ चिंपैंजीज लिए गए और साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 साल तक कुछ चिंपैंजीज को गोश्त खिलाया और कुछ को वेजिटेरियन डाइट पे रखा। तो उसके बाद जो गोश्तखोर थे वो जरा बड़े लग रहे थे उम्र में। तो ये चीजें हमें बड़ी नोट, क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, एक्चुअली आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मुझे आप लोग का नहीं पता, आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बट व्हाट आई थिंक इज कि योर डाइट इज 70% ऑफ हाउ यू लुक। मतलब 70% आपकी लुक जो है आपकी डाइट। तो आप अच्छा खाएंगे तो ही आप अच्छा दिख पाएंगे। तो मैंने इस फील्ड में तो जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, खवातीन जरा ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हमारे यहाँ ये भी एक फोबिया पाया जाता है, बहुत सारी खवातीन, ये एक प्रॉपर बीमारी, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। बहुत सारी खवातीन जब शादियों पे जाती है ना, खाना पेट भर के खा लेती हैं और बाद में आके वॉमिट करके उसको निकाल देती हैं। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। सेल्फ इंड्यूस ईटिंग, सेल्फ इंड्यूस हंगर और सेल्फ इंड्यूस यू नो थिंग्स। ये बेसिकली जो आपने अभी बात की ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा ही है। फिर बात ये कि इससे आप उल्टा डिफरेंट डिजीज में आ जाते हैं। अभी हम जो अभी हमने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेक्चर दिया, उसमें मेरे मेन पॉइंट्स यही थे कि कंट्रोल योर पोर्शन साइज, टेक मील ऑन टाइम, वक्त बर वक्त खाना खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें। थर्ड नंबर पे टेक द मील्स इन अ क्वालिटी, नॉट इन अ क्वालिटी कि इतनी भरी हुई चावलों की प्लेट और ऊपर ढेर सारा ग्रेवी है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को मतलब you guys are fit here, but most of the males and females are too much into obesity and overweight. Men's are overweight and females are in obesity. खवातीन को ये भी होता है ना कि मैं घर के अंदर बहुत काम कर लेती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। हाँ, ये बहुत बड़ी घर के अंदर काम करके आप बिरयानी की प्लेट भर के उसके ऊपर रायता डाल के साथ में हमारे ये कल्चर ड्रिंक्स भी चल रही होती हैं। और आप अपने नाजरीन को लगता है भूख लगवाएंगे। भूख मैं तो मतलब हमारा बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं जो फूड लवर्स होते हैं, तो फूडीज के साथ भी हम करते हैं। आपको खाना कितना पसंद है? आप दोनों से बारी बारी पूछूंगा। अरीज जरा पहले आप बताएं। मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये जंक फूड ज्यादा नहीं खाती। लाइक बर्गर्स तो मैं कभी वंस इन अ ब्लू मून, और राइस भी मैं बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, देसी घी बहुत शौक से खाती हूँ और मटन भी। अच्छा, वैसे आजकल तो बच्चों को देसी घी पसंद हो बड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं देसी घी से स्मेल आती है। नहीं, मुझे बचपन से शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे खिलाया है और अभी भी मतलब हमारे घर में वही होता है। ऐमी नहीं ये कह रही है कि मुझे मर्दों से डर नहीं लगता है, ऐसी तैसी कर दूंगी। वो जान बनाई है। आप कितनी फूडी हैं जवेरिया? मैं आई टेक एवरीथिंग। मैं मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में तमाम चीजें मैं फुल मील लेती हूँ और मैं बहुत अच्छा खाती हूँ। बट ये कि on the side, other side, I do too much physical activity, you know, squats, 30 minutes treadmill, cycling, running, you know. I use calories ले रहे हैं, बर्न नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली। Oh, I just love to burn the calories. Yeah, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बट साहब, न्यूट्रिशन के हवाले से आप भी थोड़ा सा बताएं। मैं आई एम नॉट न्यूट्रिशनिस्ट बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट। और इस 6 महीना पहले, 1 साल पहले तो मैं केवमैन डाइट पे था बिल्कुल। मैं चावल और रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई थी। एंड आई वाज प्रोटीन डाइट पे मैं बिल्कुल प्रोटीन इनटेक को बढ़ाया। और फिर उसके बाद अब थोड़ी सी डाइट में डिस्टर्ब हुई है। अब उसके बाद फिर मैंने उसको प्रॉपर्ली बेहतर करना शुरू किया है, लेकिन मेरी टाइमिंग्स नहीं सही हो पा रही। हमारा एक कल्चर बना हुआ है कि हमने नाश्ते में तो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे फोरफादर्स में कहते हैं जी आपका एक बड़ा बेहतरीन नाश्ता बड़ा तगड़ा होना चाहिए। पराठे हो, प्याला हो, पराठे हो। हाँ, दो पराठे हो, दही का प्याला हो, और ये साथ में ये तो नाश्ता बादशाहों की तरह। और उसके बाद फिर लंच वजीरों की तरह और फकीरों की तरह डिनर। लेकिन हमारा फकीरों वाला डिनर नहीं ना होता। हम तो रात को 11 बजे पिज्जा खा रहे हैं। बट साहब आपको पता होगा इसका साइकिल उल्टा होता है हमारा। एग्जैक्टली फकीरों की तरह नाश्ता करते हैं, फकीरों की तरह लंच, और फिर बादशाहों की तरह हमारा डिनर होता है। रात का खाना। डिनर के बाद तो इस तरह की सुस्ती होती है ना कि यार कोई हिलाए ना, जाके बेड पे लेट जाए और सो जाए बस। और मुझे तो भूख लगती है लाइक आफ्टर 12 या 2 AM के बाद। दिस इज द ओनली रीजन, जस्ट बिकॉज यू आर वेकन अप टू लेट। हम लोग को प्रॉपर तरीके से उठते बट साहब तो टाइम से उठ जाते। नहीं, मैं लेट सोने की बात कर रहा हूँ कि आप लेट सोते हैं तो उस वजह से आपको रात में जो हंगर प्रैंक्स होते हैं और आपको फिर मिडनाइट जो स्नैपचैट बनाते हैं, मूवी लवर होता है ना, उसको बहुत सारे अंदर से फीलिंग्स होने के लिए इसमें भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व। कभी कभी आप फोन यूज करते हैं या गैजेट्स या यू आर मेकिंग प्रेजेंटेशन या कोई सुबह के लिए कोई चीज लोग प्रिपेयर करते हैं ना। अच्छा, वो लोग जो रात जागने वाले हैं ना, उनका अक्सर औकात ये होता है कि हंगर अटैक्स हो रहे हैं या बहुत मीठा है। उसकी वजह ये होती है
हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं। स्विच ऑफ तो उन्होंने स्विच ऑन अपने भूख वाले जीन्स एक्टिवेट कर लिए होते हैं और एक्टिवेट करने के बट बाद जब मैं उनको वो देखिए तंग वो करते हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ या तो आप उस टाइम सैलेड ले लें या पॉपकॉर्न ले लें। हाँ, मतलब टेक द कुछ लाइट healthy फूड ना, ये नहीं कि आप सोते हुए आके Snacks बन के खा रहे सोते हैं, हैं। बिल्कुल Right. अच्छा फूड लेना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए उसके। Exactly. तो अरिश, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। Thanks, जवेरिया, आपका thanks भी a बहुत lot. शुक्रिया। भाई साहब, thank आपका you. भी बहुत शुक्रिया आज जज़ाकल्लाह, के शो thank में you. आने के लिए। बड़ा अच्छा और मुफीद सेशन रहा आप Thank लोगों के you, साथ। thank तो इसी you. के साथ नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उन्होंने ना नवी नवी